हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो लगभग हमारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मुझे लगे कि रह गए हैं और कुछ डिफरेंट कंसेप्ट के जो क्वेश्चन है जिसकी मैंने आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई है वो रह गए हैं। तो मैंने आपसे कहा था हर टॉपिक की थ्योरी पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, जो मेन थ्योरी होती है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। फिर मैंने आपसे ये भी कहा है कि कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट रह जाते हैं जो हम क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि उसकी अलग से थ्योरी पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सवेल रिलेशनशिप। अब देखिए मैक्सवेल रिलेशनशिप वैसे तो मेनली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आरपीएससी का भरोसा नहीं है। आरपीएससी जो है मैक्सवेल रिलेशनशिप पे क्वेश्चन जो है डिफरेंट एग्जाम में पूछ रखे हैं उसने। तो जो क्वेश्चन आएंगे तो हम मैक्सवेल रिलेशनशिप भी देखेंगे क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। और जो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी, उसका जो रिलेशन है जो मैंने आपको नर्स्ट इक्वेशन वाले वीडियो में बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उस पर भी काफ़ी न्यूमेरिकल दे रखे हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिए, हमको तो आ गया है तो आज का वीडियो हमको देखने का कोई फायदा नहीं है। वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द रिएक्शन। ये आया था आपके 2013 वाली जो वैकेंसी है जिसका एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द रिएक्शन, मतलब वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन पूछना चाह रहा है। तो अगर आपको थ्योरी ध्यान है, मैंने आपको थ्योरी बताई थी, उसमें अच्छे से स्ट्रेस दे के बताई थी दो चीज़ें। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि जिस भी कंपाउंड की आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, आपको उसके लिए इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन का मतलब रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन इस हिसाब से कि जो आप बनाना चाहते हो, एक तो वो 1 मोल बने, दूसरा जो आप बनाना चाहते हो वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए। ये दो कंडीशन मैंने आपसे कहा था, अगर आप याद करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके एलिमेंटल फॉर्म नहीं दे रखी है। अगर मैं सबसे पहले एलिमेंटल फॉर्म चेक करूं कि भाई आपको क्या बताया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी की भी हो सकती है, लेकिन वो उसके एलिमेंटल फॉर्म से बनना चाहिए। अब ये एलिमेंटल फॉर्म तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये एलिमेंटल फॉर्म है, एक बार छोड़ देता हूं उसको। ये एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, ये गलत हो गया। ये भी एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, गलत हो गया। कहने का मतलब ये कि रिएक्टेंट साइड पे एलिमेंटल फॉर्म होनी चाहिए। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब जैसे हाइड्रोजन दे रखा है वो हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये आपके एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, ये एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, एलिमेंटल फॉर्म नहीं है। 3 ऑप्शन कट गए। अब बचा ये, इसको हम टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको भी चेक करें दूसरे कंसेप्ट पे, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि एलिमेंटल फॉर्म तो हो गई, लेकिन जो आपके प्रोडक्ट है वो 1 मोल बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कितने मोल दे रखा है इसने, 2 मोल। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो वैसे तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए और आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट भी किया है। समझ आई बात? तो ये चारों ऑप्शन गलत है, इसलिए डिलीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हो और आपके ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको टिक कर देना। क्यों? क्योंकि आरपीएससी का भरोसा नहीं होता, कई बार तो वो टिक डिलीट करती है, कई बार डिलीट नहीं करती। तो आप क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म के बेस पे हम इसको टिक कर सकते हैं। हालांकि ये गलत ही है, ये हम इसलिए कर सकते हैं कि बाय चांस आरपीएससी ने डिलीट नहीं किया तो वो इसी को आंसर मानेगी। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, क्योंकि आरपीएससी का हम एग्जाम देंगे तो आरपीएससी के हिसाब से हमको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट करा था आरपीएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन है क्या, जो आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन की थ्योरी पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी एप्लीकेशन पार्ट है कि आपको पहचानना आता है या नहीं आता। ठीक है, इसके बाद अब देखिए एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर हीट ऑफ फॉर्मेशन और कंबशन की इक्वेशन सेम हो सकती क्या? देखिए दोनों की डेफिनेशन अलग है। हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन अलग है, लेकिन एक स्पेशल केस में हम उसको सेम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ साइड में बताता हूँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड की मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब आप हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखेंगे तो ये आपके हो जाएगा CO2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन है। मैंने क्या करा, कार्बन ले लिया, यहाँ ग्रेफाइट ले लेता हूँ, ग्रेफाइट ले लिया, ये गैस नहीं ग्रेफाइट है, और ये ऑक्सीजन गैस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये डेफिनेशन में क्या कह सकता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन है, और इसी इक्वेशन को मैं क्या कह सकता हूँ कि ये कार्बन की कंबशन इक्वेशन है। तो स्पेशल केस में, कंडीशन के अप्लाई केस में वहाँ पर वो सेम हो सकती है कोइंसिडेंटली, लेकिन वो दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से चलिए, गलती नहीं होगी। केवल आंसर लाना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, कंसेप्चुअली चलना हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अब आगे दे रखा है फॉर अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस द एब्सोल्यूट एंट्रोपी S = 0 एट T = 0।
देन एस टी दैट इज एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी विल बी। अब देखिए एब्सोल्यूट जो शब्द आता है वो टेम्परेचर इन केल्विन के लिए आता है। किसके लिए आता है? टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर ये कह रहा है एब्सोल्यूट एंट्रोपी, तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मतलब ये केल्विन पे टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी की बात है ये एस टी उसकी बात कर रहा है। एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्ट एंट्रोपी जो केल्विन टेम्परेचर पे हम मेजर कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप देखेंगे कि क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, अलग अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि भाई एंट्रोपी क्या होगी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की 0 केल्विन पर, तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीट हो चुका है। अब देखिए थर्ड, मैंने आपसे क्या कहा था, कई बार क्या होता है हर चीज़ बताना पॉसिबल नहीं होता, कई चीज़ें मिस हो जाती है। तो यहाँ पर जब मैंने आपको थर्ड लॉ पढ़ाया था मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एस टी इक्वल्स टू सी पी डी टी अपॉन टी। ये मैंने आपको बताया था, इसको आप कह सकते हो टी इक्वल्स टू 0 से लेके टी इक्वल्स टू टी, ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट फॉर्मूला क्या है, ये है। हालांकि इसको हम एक डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप देखोगे ऑप्शन में अगर, तो ऑप्शन में आपको ये दिख नहीं रहा है कहीं भी। अब एस टी की वैल्यू देखो 0 तो नहीं हो सकती, तो इसको तो मैं काट देता हूँ, ये तो कट गया। अब आपके बच गई ये फॉर्म। अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें सी पी इसने गायब कर दिया, तो सी पी हटा दिया, ये मैंने इसको काट दिया। अब बच गए ये सेकंड और थर्ड। तो इसमें होता क्या है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, तो ये हो जाता है, सॉरी, इसको जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है एस टी इक्वल्स टू, ये हो गया 0 और ये हो गया टी। अब ये जो डी टी अपॉन टी है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके आंसर आता है ये। जब आप डी टी अपॉन टी को सॉल्व करते हो तो वहाँ पर आंसर क्या आता है, सी पी डी एल एन टी। ये मैथमेटिकल फॉर्म है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ये भी फॉर्म है और ये भी फॉर्म है। तो मैंने आपसे क्या है, काफ़ी सारे फॉर्म में मैंने आपको लिखवा दिया था, लगभग सारे तरीके के फॉर्मूले मैंने आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिखवा दिए थे। ये लास्ट जो फॉर्मूला है ये रह गया था, ये मैं आपको बताना भूल गया था। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में। ठीक है, 2013 वाली 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बहुत सारे तरीके दे रखे हैं, कम से कम ये दो तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चन आता है और इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी पी डी एल एन टी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैंने आपसे कहा था कि जो आपके थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है वो आपके लिए सबसे टिपिकल होने वाला है। वो कहने के पीछे रीज़न ये था कि बाकी जो क्वेश्चंस है उनका पाथ फिक्स है, मतलब क्वेश्चन आएगा तो उसके सॉल्यूशन करने का तरीका फिक्स है, फॉर्मूला फिक्स है। लेकिन यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेश्चन बना सकता है। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना है, एक फिक्स पैटर्न नहीं है क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स 2NH3। ये इसने एक इक्वेशन दे दी और यहाँ पर लिख रखा है डेल एच नॉट आर। तो ये आप इसको ध्यान से देखिए, तो एक तो ये जो नॉट लिखा हुआ है ये इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई थी 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, और ये आर लिखा हुआ है, आर का मतलब है रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। अगर एफ लिखा होता तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाता। सही, ठीक है, तो ये इसने स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, इसकी वैल्यू दे दी -92.4 किलो जूल। अब ये नीचे कह रहा है, ये इसने एक इक्वेशन दे दी, डेटा दे दिया हीट का या एंथैल्पी का डेटा दे दिया। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। तो जब आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करोगे तो आप क्या करोगे, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया, ये आप अमोनिया गैस बनाओगे। अब आपको करना क्या है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में कंडीशन क्या है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो 1 मोल बनना चाहिए। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, कंडीशन क्या है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए और 1 मोल बनना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि अमोनिया मेरे पास 1 मोल ही बने, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 1 एटम है, तो ये मुझे हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 3 लिखूंगा तो 6 हो जाएंगे, जबकि मुझे 3 ही चाहिए, तो ये मैं लिखूंगा 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, मतलब 1.5। तो 1.5 का मतलब ये हो गया, एक तो पूरा मॉलिक्यूल हो गया, तो पूरे मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम हो गए। अब सीधी सी बात ये है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, मेन बात ये है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये आपके 2 अमोनिया मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो इसकी जस्ट मुझे हाफ करनी है। क्या करनी है, हाफ करनी है, मतलब इसको 1/2 करना पूरी इक्वेशन को। तो ये नाइट्रोजन के नीचे आ गया, नाइट्रोजन के आगे आ गया 1/2, उसके बाद हाइड्रोजन के लिए 3 लिखा था तो 3/2 आ गया, और इसके 2 के नीचे 2 आया तो 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको देखो, इसकी हीट जितनी है तो ये इक्वेशन कितनी है, हाफ है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो हाफ है, तो इसकी हीट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी जो दे रखी है।
तो जो आपकी हीट दे रखी है उसको जब आप हाफ करोगे -92.4 डिवाइडेड बाई 2, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 2 4 जो 8, ये हासिल का एक रह गया, 2 6 12 पॉइंट 2 दूनी 4, ये रह गया। और यूनिट सेम टू सेम रहेगी, किलोजूल या किलोजूल पर मोल कह सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था हीट ऑफ रिएक्शन में मोल की बाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन जब आप हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो वहाँ पर बाउंडेशन आ जाती है। तो अगर एक्चुअल यूनिट करें तो यहाँ पर मोल आ जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपके आ रहा -46.2, ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे -46.2 ये रहा। बहुत सिंपल है, बस ये कि आपको क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, क्या दे रखा है और क्या पूछा। ये आपके 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें स्कूल लेक्चर में क्वेश्चन आया था। तो आप देखेंगे कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आप उसको सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ भी नहीं आता कैसे करने हैं। याद करे हुए क्वेश्चन अलग होते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन अलग होते हैं। हम जैसे याद करे हुए क्वेश्चन क्या है कि गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या है, कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है आइडियल गैस के लिए, तो वो याद करने वाले क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको कुछ याद करके नहीं जा सकते, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। ये देखिए, ये मैंने आपसे कहा है वर्क डन बाय द सिस्टम when 1 mole of an ideal gas expand from 2.8 liter to 28.0 liter reversibly at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर मैंने आपसे कहा है, वापस से रिपीट कर रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो और जो वर्क के जो नोटेशन है वो, उसमें पहले साइन कन्वेंशन अलग चलते थे और लेटेस्ट साइन कन्वेंशन अलग है, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर जो आपके लेटेस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो है DE इक्वल्स टू, या सिंपल आप कह सकते हो डेल E इक्वल्स टू Q प्लस W। ये आपके लेटेस्ट इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो अगर आपके ऑप्शन में ये वाली इक्वेशन दे रखी है तो आपको इसी को टिक करना है, और अगर ये नहीं दे रखी तो पुरानी वाली आप टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है, नई वाली इक्वेशन ये है। इसके अलावा पहले जो था साइन कन्वेंशन अलग था, लेकिन अब जो लेटेस्ट साइन कन्वेंशन है वो है वर्क डन बाय द सिस्टम, और एक्सपेंशन के केस में ये नेगेटिव होता है, और कंप्रेशन के केस में या वर्क डन ऑन द सिस्टम के केस में ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अब आपके ध्यान रखना ऑप्शन क्या दे रखे हैं। अगर ऑप्शन में अलग अलग वैल्यू दे रखी है तो वहाँ पर हमको प्लस माइनस को इतना फोकस नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन की मैग्नीट्यूड की वैल्यू अलग अलग दे रखी है तो वहां पर आपको प्लस माइनस पे इतना फोकस नहीं करना। लेकिन यहां जो ऑप्शन दे रखे हैं आप देखोगे कि -690.9 प्लस 690.9 प्लस 62.16 माइनस 62.16 आर। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर ये माइनस प्लस पे फोकस कर रहा है। अगर ये माइनस प्लस पे फोकस नहीं करता तो मैग्नीट्यूड अलग अलग होता। तो कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, चाहे ऑप्शन कुछ भी दे रखे हो, ताकि आपको गलत, देखिए कई बार क्या होता है हम गलत क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे कंसेप्ट गलत हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको शीट में जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कंसेप्ट को खराब कर रहे हैं वो मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे ही हमारे पास प्लस माइनस के दोनों ऑप्शन आ गए तो साइन कन्वेंशन पे जाइए। तो जैसे आप साइन कन्वेंशन पे जाओगे वर्क डन बाय द सिस्टम और एक्सपेंशन, जैसे ही आपने पढ़ा नेगेटिव आंसर आएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो आपने दो ऑप्शन कैंसिल आउट कर दिए, तो आप दो में से क्या, अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो 50-50% चांस हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि क्योंकि साइन कन्वेंशन चेंज हुए हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में और वर्क के केस में, तो आरपीएससी क्या है, क्वेश्चन दे तो देती है, लेकिन फिर उसके साथ समस्या ये है कि भाई पुराने वाले के हिसाब से आंसर माने या नए वाले के हिसाब से आंसर माने। तो अगर आरपीएससी को मानना होगा तो वो नए वाले के हिसाब से मानेगी, अगर दोनों ऑप्शन सेम में दे रखे प्लस माइनस में। और आरपीएससी ने क्या करा, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सोचे कौन मुसीबत में पड़े प्लस माइनस के, तो उसने डिलीट कर दिया। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर का जो 2012 का एग्जाम था उसमें ये पूछा गया है। अब हम इसका आंसर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप वर्क की बात कर रहे हो तो देखिए वर्क क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम व्हेन दिस रिवर्सिबली। मैक्सिमम वर्क डन मैंने आपको बताया कि रिवर्सिबल केस में मैक्सिमम वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है -2.303 nRT log V2/V1। अब कई बार क्या हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि V1/V2 है या V2/V1 है, तो वो आप कंफ्यूजन छोड़ दो। कैसे छोड़ दो कि आपको साइन तो याद ही है कि भाई इसका साइन मेरे नेगेटिव आना चाहिए, तो अगर नेगेटिव आ रहा है इसका अंदर फॉर्मूला आपने सही लिखा है, और अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है इसका अंदर फॉर्मूला सही नहीं लिखा है। दूसरी बात,
कई बार हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो ये भी चेक करने का तरीका क्या है कि देखिए लॉग के बाद जो वैल्यू आती है मैक्सिमम केस में 99.9% केस में यूनिटलेस होती है। क्या होती है? यूनिटलेस। कैसे? इधर भी वॉल्यूम है, इधर भी वॉल्यूम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी तो कोई यूनिट है नहीं। ये जो लॉग वाला पोर्शन इसकी कोई यूनिट है नहीं। अब ये जो पोर्शन है nRT, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन जब पढ़ते हो तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इक्वल्स टू nRT, और प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है वो वर्क की या एनर्जी की यूनिट होती है। तो ये वर्क के बराबर है, जैसे PdV सिंपल लिखते हैं, और nRT ये भी क्या हो गया? वर्क के बराबर। तो यूनिट वाइज देखा जाए तो nRT बिल्कुल सही है, तो यहाँ हमने nRT लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? -2.303 n। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? 1 मोल दे रखे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। R को इसने R ही रख रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो ये हो जाएगा आपके 300, क्या हो गया? 300 केल्विन। और बचा log V2 बाई V1, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ log V2, मतलब बाद वाला वॉल्यूम जो है 28 लिख देता हूँ सिंपली, और नीचे वाला है 2.8। तो ये आप देखेंगे 28 डिवाइडेड बाई 2.8 जो है वो 10 आता है। क्या आता है? इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ये 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आप देखेंगे W इक्वल्स टू क्या आ गया? -2.303 इंटू 300 इंटू R, क्योंकि ये इसकी log 10 की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे, देखिए माइनस में आ गया ये, और माइनस में ही आना चाहिए था, इसका मतलब हमने V2 बाई V1 सही लिखा है। अगर हम V1 बाई V2 लिख देते गलती से तो ये आपके log 1/10 आता, तो वो प्लस कर देता, जो कि क्या था? गलत था। तो यहाँ पर ये आपके आंसर आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे माइनस में 300 मल्टीप्लाई बाई 2 समथिंग 600 समथिंग आना चाहिए, तो ये आपके माइनस में आना चाहिए। तो आप देखेंगे आंसर जो आएगा वो आएगा ये -690.9 R का मतलब गैस कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, लेकिन अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं करता और आंसर क्या मानता? ये। अब होता क्या है कि ये डिलीट करने के पीछे रीजन क्या है कि जब पुराने पेपर, अगर आप बहुत पुराने पेपर देखोगे तो वहां पर क्या है कि पुराने नोटेशन के हिसाब से आंसर मान रखे हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको शीट में नहीं दिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको वो क्वेश्चन शीट में दूंगा तो आप पुराना भी पढ़ोगे, नया भी पढ़ोगे, कंफ्यूज होगे। इसलिए मैं आपको नया ही बता रहा हूँ कि यही आपको फॉलो करना है। अगर नए वाले ऑप्शन या एक्यूरेट ऑप्शन ना हो, जैसे मान लीजिए कि ये -690 होता ही नहीं, तो फिर आपको ये टिक करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि वहां पर उसने प्लस माइनस को इतना वेटेज नहीं दिया है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है प्लस माइनस वाले, तो वहां पर आपको एक्यूरेट करना है। तो जैसे ही आप पढ़ो एक्सपेंशन हो रहा है, तो वैसे आपकी W नेगेटिव आना चाहिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी थी 2018 वाली, उसमें आया था। क्वेश्चन क्या दे रखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन विल बी। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने आपको बताया इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगर आपको बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेंजीन बना लीजिए 1 मोल, और जो उसकी स्टेट होती है फिजिकल, उसी फॉर्म में आपको बनाना है। तो यहाँ पर बेंजीन है C6H6 लिक्विड फॉर्म में है, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, मतलब कार्बन से और हाइड्रोजन से। अब आप देखेंगे कार्बन के एटम बेंजीन में कितने हैं? 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, और हाइड्रोजन के भी 6 हैं, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा सॉलिड और ये आ जाएगा गैस। तो ये मैंने इक्वेशन बना दी। इस इक्वेशन के लिए जो डेल H है वही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो अब आपको क्या करना है? इन तीनों इक्वेशन को इस हिसाब से एडजस्ट करना है, सेट करना है, ये सॉल्व करना है कि ये इक्वेशन बन जाए आपके। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये देखते हैं कि आपको प्रोडक्ट साइड में चाहिए क्या? C6H6, और यहाँ पर आप देखेंगे C6H6 कहाँ आ रहा है? तो ये यहाँ आ रहा है रिएक्टेंट साइड पे। तो आपको इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखना है। तो मैंने क्या करा? इक्वेशन नंबर 1 डाला, और इक्वेशन नंबर 1 को जब रिवर्स करूंगा तो ये आपके जो प्रोडक्ट साइड है वो रिएक्टेंट साइड आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6CO2 प्लस 3H2O। CO2 गैस फॉर्म में है, H2O लिक्विड फॉर्म में है, गिव्स क्या देगा? C6H6L बेंजीन हो गया, प्लस 15/2O ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, और ये आपके जो डेल H है इस केस में वो पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव भी कितना? पॉजिटिव में कितना आ रहा है? इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, डेल H कितना आ रहा है? +3267.7 किलो जूल।
जो वैल्यू वहाँ दे रखी है वैसी की वैसी वैल्यू है, बस प्लस में आ गई, तो वैल्यू क्या आ गई प्लस 3267.7 किलो जूल। तो मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे इक्वेशन ये वाली बनानी है तो मुझे CCH6 राइट हैंड साइड चाहिए, तो मैंने इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स करने के बाद क्या है, मुझे इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि C6H6 मुझे एक ही बनाना है और यहाँ एक ही बन रहा है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें तो क्या है कि मैं इसको सीधे सीधे लिखता फिर उसको चेंज करता तो सीधे सीधे यहाँ लिखी हुई है, तो मैंने डायरेक्ट चेंज करी हुई लिख दी। अब आप ये देखो कि C6H6 तो मुझे मिल गया, अब रिएक्टेंट साइड पे मुझे कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, ये मैं देख लेता हूँ। तो रिएक्टेंट साइड पे मुझे कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, तो कार्बन रिएक्टेंट साइड में इसमें दे रखा है और हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में इसमें दे रखा है। अब क्या चाहिए, मुझे कार्बन चाहिए 6, तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ इसको 6 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो जब 6 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 6 कार्बन सॉलिड फॉर्म में हो गया प्लस 6 ऑक्सीजन हो गया गैस फॉर्म में, और ये हो गया 6 CO2 गैस फॉर्म में। समझ में आ रही है बात? मुझे जो इक्वेशन बनानी है उसके हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे CCH6 प्रोडक्ट में चाहिए था तो मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया और कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा, क्योंकि एक ही CCH6 है। उसके बाद मुझे रिएक्टेंट में कार्बन चाहिए 6, तो मैंने इसको 6 से गुणा कर दिया क्योंकि रिएक्टेंट साइड ही है, और मुझे 3 चाहिए तो मैं इसको 3 से गुणा करूंगा। तो यहाँ पर अगर कार्बन यहाँ लिखा होता तो मैं इसको चेंज कर देता। समझ में आ रही बात? तो जो इक्वेशन चाहिए उसके हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, 6 से मल्टीप्लाई करा तो 6 कार्बन प्लस 6 ऑक्सीजन गिव 6 CO2। अब यहाँ पर जो डेल H आएगा उसका साइन तो वही रहेगा, क्योंकि मैंने इक्वेशन रिवर्स तो करी नहीं है, लेकिन क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, माइनस में तो माइनस में रहेगा। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए 6 पंजे 30 का 0 हासिल का 3, 6 3 18 और 3 21 का 1 हासिल का 2, 9 6 54 और 2 56 का 6 हासिल का 5। एक सेकंड, 6 पंजे 30 का 0 हासिल का 3, 6 3 18 और 3 21 का 1 हासिल का 2, 9 6 54 और 2 56, 5 6 3 18 और 5 23, और पॉइंट 1 है तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, -2361 ये आ गया, और जो यूनिट है किलोजूल वो किलोजूल में रह जाएगी। तो हमने क्या करा, इसको इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे कार्बन 6 चाहिए थे। अब इसके बाद बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मुझे 3 चाहिए, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा ऐसे। देखिए बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हैं, वरना फिर आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, देखिए आप कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपसे पूछ सकते हैं क्या। बिल्कुल, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन जो चीज़ मैंने वीडियो में पहले ही बता दी है तो वो आप क्या करें, वीडियो देख लीजिए। आप अगर ये कहते हैं कि सर वीडियो देखने का तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं कि मैं एक एक को अलग अलग से बताऊं। तो जो चीज़ मैं बोर्ड में पहले ही बता चुका हूं, वीडियो में पहले बता चुका हूं, तो आप वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, हाइड्रोजन मुझे 3 चाहिए तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हाइड्रोजन गैस प्लस, अब देखिए यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 ऑक्सीजन गैस गिव्स 3H2OL, और डेल H जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 3। तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ 3 2 जा 6, पॉइंट लगा देता हूँ पहले ही। उसके बाद 6 3 18 का 8 हासिल का 1, 8 3 24 25 का 5 हासिल का 2, 3 दूनी 6, यहाँ लिख देता हूँ 3 दूनी 6, इसको हटा देता हूँ 3 दूनी 6, 6 3 18 का 8 हासिल का 1, 8 3 24 और 1 25 का 5 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये हो गया -858.6, -858.6 हो गया, और ये यूनिट आपकी किलोजूल हो गई। ये मैंने 3 इक्वेशन बना दी। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने रिवर्स करा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करा और इसको 6 से मल्टीप्लाई करा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब हीट ऑफ रिएक्शन हम पढ़े तो मैंने आपसे कहा था कि इसको हम अपने हिसाब से चेंज करना आपको आना चाहिए, चाहे उसको आप रिवर्स करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से अगर आप ढंग से करेंगे तो मेंटल एबिलिटी का पार्ट है एक तरीके से देखा जाए तो। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं क्या देखूँगा, इसको मुझे तीनों को ऐड करना है। अब ऐड करने पे जो मुझे इक्वेशन चाहिए वो मुझे मिल रही है या कुछ साइड में बच रहा है वो हमको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए, तो ये तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा प्रोडक्ट में, ठीक है। रिएक्टेंट में मुझे ये चाहिए, ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं, और ये मुझे कैंसिल आउट नहीं करना है। अब आपके क्या बच रहा है वो हम देखते हैं कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर,
अब 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपके दे रखी है, ये कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि ये 3 के अलावा मुझे सारी चीज़ कैंसिल आउट करनी है। देख रहे हैं कि सारी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये 6 CO2 रिएक्टेंट साइड था, ये 6 CO2 प्रोडक्ट साइड था। अब इसके बाद आप देखोगे कि ये जो 15/2 है ऑक्सीजन प्रोडक्ट की साइड है और यहाँ पर रिएक्टेंट की साइड। अब देखिए 15/2 का मतलब है 7.5, मतलब 7.5 मोल जो है वो ऑक्सीजन गैस है। तो आप देखेंगे 6 ये है और 1.5 ये है, 7.5 हो गई। तो ये तो हो गई रिएक्टेंट की साइड और ये हो गई प्रोडक्ट की साइड, ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो गई। अब आपके बचा क्या, H2O बच रहा है। क्या बच रहा है, H2O। 3H2O यहाँ प्रोडक्ट की साइड है, 3H2O यहाँ रिएक्टेंट की साइड है। तो आप देखेंगे सब चीज़ कैंसिल आउट हो गई, बच गई ये। तो मैं लिख देता हूँ C6H6L, ये बच गया। सॉरी, ये आपके जो है प्रोडक्ट साइड है, इसको नहीं लिखना हमको, ये प्रोडक्ट साइड में आएगा। रिएक्टेंट साइड है आपके 6 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स C6H6L। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, आपने इन तीनों इक्वेशन को ऐड किया है तो इसकी जो हीट है वो भी ऐड हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस वाली को अलग लिख देता हूँ, +3267.7 यूनिट सेम चल रही है। माइनस वाली को पहले एक साथ लिख देता हूँ, -2361 और ये है -858.6। तो ये 0.0 लिख देता हूँ। इसको पहले माइनस को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा 8 और 1 9, 6 5 11 का 1 हासिल का 1, 8 और 3 11 और 1 12 का 2 हासिल का 1, ये हो गया 3, ये हो गया माइनस में। अब आप देखो प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है या माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो ये है +3267, 3267, ये है -3216। तो देखिए ये वाली वैल्यू बड़ी है प्लस वाली, तो मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, -3219.6। तो ये आप देखेंगे 7 में से 6 गए 1 और ये 17 में से 9 गए, बचे 8, ये 1 हासिल का जा चुका है, 5 में से 1 गए 4, ये आपके आ गया प्लस में +48.1। तो आप देखेंगे ऑप्शन है क्या +48.1, ये रहा ऑप्शन। अब आप खुद सोचो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एंड में करने होते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, अब कौन होंगे मुझे नहीं पता, वो वही होंगे जो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन है वो हर कोई सॉल्व कर लेगा। तो अगर आप चाहते हो सिलेक्ट होना तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैक्सवेल रिलेशनशिप पे पूछा गया है। पहले मैंने आपको मैक्सवेल रिलेशनशिप नहीं बताया था, मैं अवॉइड कर रहा था क्योंकि नॉर्मली जो है मैक्सवेल रिलेशनशिप हायर लेवल का है, लेकिन आरपीएससी ने कुछ एग्जाम्स में मैक्सवेल रिलेशनशिप पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं और इस बार क्योंकि सीटें बहुत कम है तो हम रिस्क नहीं ले सकते मैक्सवेल रिलेशनशिप को छोड़ने का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी कभी कभार क्वेश्चन पूछती है लेकिन नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। तो एक बार हम सीख लेते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होने वाला है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैक्सवेल रिलेशनशिप के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो ये 4 होते हैं। DE = TdS - PdV, DH = TdS + VdP, DA = -SdT - PdV और DG = -SdT + PdV। तो आप देखेंगे TdS जो है वो प्लस के साथ ही आ रहा है, जब इसको आप उल्टा करोगे SdT तो माइनस में हो जाएगा। तो जहाँ TdS है वो प्लस में है, जहाँ SdT है वो माइनस में है। PdV जो है वो माइनस में है तो VdP जो है वो क्या हो जाएगा प्लस में। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि TdS प्लस में और SdT माइनस में, PdV माइनस में और VdP प्लस में। उसके बाद TdS और SdT को पहले लिखो और PdV और VdP को बाद में लिखो। तो आप देखोगे प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस। तो आपने क्या देखा, प्लस मतलब TdS, फिर प्लस TdS, माइनस माइनस SdT, फिर आपने देखा माइनस प्लस, तो PdV VdP PdV VdP। उसके बाद ये है DE और ये है हैग से आप याद रख सकते हो, E की जगह U भी काम में आ सकता है। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक तरह से रटने का तरीका बता दिया कि आप कैसे इसको रट सकते हैं, कौन सी इक्वेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। अगर आप इसको अगर आप समझने की कोशिश करो कि ये आई कैसे है, तो आप कैसे इसको निकाल सकते हो कि आप थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है उसको आप कंबाइन कर दो। कैसे? DE जो होता है वो होता है Q + W, यही होता है। और W जो, अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, DS = Q/T, DS = Q/T होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, DE की जगह हमने क्या लिखा, अब Q की जगह तो मैंने लिख दिया TdS और W की जगह मैंने लिख दिया -PdV, ये हो गया। तो TE की जगह TdS - PdV, ये आप देखोगे फर्स्ट इक्वेशन बन गई,
समझ में आ रही है बात। तो ये जो इक्वेशन है ये इसको ऐसे सॉल्व करके आई है। तो ये हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली, ऐसे आई है ये फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स को मिला के। अब सेकंड निकाले तो देखिए एच जो होता है, अगर सिंपल लिखूं एच इक्वल्स टू ई प्लस पी वी, ये हम लिखते हैं। और जब हम डेल एच लिखते हैं तो डेल ई प्लस पी डेल वी लिखते हैं, लेकिन मैंने कंडीशन बताई थी कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर मैं कोई कंडीशन ना लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, डी एच, अगर मैं कोई कंडीशन ना लगाऊं कांस्टेंट प्रेशर की एक बार को, तो मैं लिख सकता हूं डी एच इक्वल्स टू डी ई प्लस एक बार लिखूंगा पी डी वी और एक बार लिखूंगा प्लस वी डी पी। तो जब आप डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं तो एक बार एक को कांस्टेंट करके दूसरे का और एक बार दूसरे को कांस्टेंट करके पहले का, तो ये क्या पी डी वी प्लस वी डी पी। अब आप देखोगे कि डी ई की वैल्यू क्या है, टी डी एस माइनस पी डी वी दे रखी है, तो ये मैंने लिख दी टी डी एस माइनस पी डी वी, ये मैंने लिख दी डी ई की वैल्यू, और ये मैंने लिख दिया प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ये मैंने लिख दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस पी डी वी से प्लस पी डी वी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या टी डी एस प्लस वी डी पी, ये बच गया। ऐसे ही आप ए और जी को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये लिखा है इक्वेशन, वैसे ही आप इसको वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने ये यहाँ पर वैल्यू देखी। अब देखिए ये क्वेश्चन में नहीं पूछता, ये जो बेसिक इक्वेशन है वो क्वेश्चन में नहीं आती। अब क्वेश्चन में आता क्या है, क्वेश्चन में क्या आता है कि अब यहाँ कंडीशन क्या है। कंडीशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने पहली कंडीशन क्या करी, अब कंडीशन कैसे रखनी है कि जैसे डी एस है और डी वी है, तो इसमें मुझे क्या करना है कि जैसे एस का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है या वी का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मैंने पहली कंडीशन क्या रखी कि एस कांस्टेंट है, पहली कंडीशन क्या रखी मैंने कि एस कांस्टेंट है। तो जब मैं एस कांस्टेंट कंडीशन रखूंगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो ये वाली टर्म जब जीरो हो जाएगी तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो डेल ई अपॉन डेल वी। भाई यहाँ पर आपने क्या करा, एस कांस्टेंट कर दिया तो ये वाली टर्म हट गई। अब क्या बचा कि ये डी वी है और ये डी ई है, तो मैंने क्या कर दिया डेल ई बाय डेल वी, और कांस्टेंट क्या रखा है एस, इक्वल टू बचा क्या यहाँ पर माइनस पी। तो ये आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपने क्या करा कि जो कांस्टेंट है, जैसे एस कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म जीरो हो गई, और अगर वी कांस्टेंट होगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। अब जैसे मैंने करा दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ रखी, पहली इक्वेशन के लिए लगा रहे हैं, मैंने क्या कहा वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैंने क्या कहा वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट मैंने कहा तो ये वाली टर्म जीरो हो गई। जैसे मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कहा तो ये वाली टर्म जीरो हो गई। अब क्या बचा डी ई इक्वल्स टू टी डी एस, तो ये जो डी एस है वो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल एस। क्या हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल एस, बचा क्या टी, तो यहाँ टी आ जाएगा। और कांस्टेंट क्या है वॉल्यूम। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 4 इक्वेशन है और हर इक्वेशन से इस तरह के 2-2 फॉर्मूले बनेंगे। कैसे बनेंगे कि अगर आपने एंट्रोपी कांस्टेंट ले ली तो डी ई या डेल ई बाय डेल वी इक्वल टू माइनस पी, डेल ई बाय डेल वी इक्वल टू माइनस पी, और एंट्रोपी कांस्टेंट है। और यहाँ पर आपने क्या करा वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया तो डेल ई बाय डेल एस इक्वल टू टी। तो जो साइन है वो वैसे का वैसा साइन रह जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस पी आ रहा है और वहाँ टी आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक इक्वेशन से 2 फॉर्मूले बने, तो 4 इक्वेशन से कितने फॉर्मूले बन जाएंगे, 8 फॉर्मूले बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे 8। तो यहाँ पर अब आप बाकी जो फॉर्मूले वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जाम में क्या है कि ये वाले रिलेशन भी पूछ सकता है कि भाई ये रिलेशन क्या होगा। अब जैसे मैं आपको बाकी आप सॉल्व कर लेना, जैसे मैंने बताया वैसे मैं आपको ये वाला सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। 4th वाले में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, अब इसमें कंडीशन क्या ले रहा हूँ मैं कि एक बार मैंने लगा टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब मैं टेम्परेचर कांस्टेंट लूँगा तो देखिए ये वाली टर्म तो जीरो हो गई। अब बचा क्या डेल जी अपॉन डेल पी, और आपके कांस्टेंट क्या है टेम्परेचर इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके क्या करा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो माइनस वाली टर्म हट गई, अब प्लस वाली बच गई। तो डेल जी बाय डेल पी बचा क्या वी, ये इक्वेशन आ गई। समझ में आ रही बात। अब ये जो डेल है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को बता रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक को कांस्टेंट करके दूसरे का कर रहे हैं और दूसरे को कांस्टेंट करके पहले का कर रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो डेल जी बाय डेल पी टी इक्वल्स टू वी कैसे आया, ये हमने टेम्परेचर कांस्टेंट करते ही ये यहाँ टेम्परेचर आ गया और ये टर्म जीरो हो गई। अब जी के नीचे क्या आ गया पी, क्योंकि जो डी के साथ है वही नीचे आएगा, और बचा क्या वी। अब दूसरी जो कंडीशन है वो है प्रेशर कांस्टेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट मैंने करा तो प्रेशर कांस्टेंट करते ये जीरो हो गया। अब जब ये जीरो हो गया तो देखिए बचा क्या, जी के नीचे आएगा टी, तो ये हो गया जी के नीचे टी, डेल जी बाय डेल टी। कांस्टेंट क्या है प्रेशर। अब बचा क्या, तो देखो जैसे मैंने प्रेशर कांस्टेंट करा ये टर्म जीरो हो गई और जी के नीचे टी आ गया, बच गया क्या माइनस एस।
तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखना कि ये इक्वेशन आपके इंपॉर्टेंट है, ये वाली खास करके, क्योंकि जब आप लिख रहे हो डेल जी बाय डेल टी पी इक्वल्स टू माइनस एस, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ डेल जी बाय डेल टी पी, देखिए मैंने कुछ नहीं करा, ये डेल जी बाय डेल टी था, अब इसको मैंने इधर डेल और लगा दिया, तो ये हो गया माइनस डेल एस। तो आप देखेंगे कि एक जो इक्वेशन आप पढ़ते हो, जो आपने बहुत कॉमन इक्वेशन है जिसपे आपने कई क्वेश्चन भी सॉल्व करें, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये आपने पढ़ा होगा, सिंपल इक्वेशन हम पढ़ते हैं। अब आपने पढ़ा है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कुछ नहीं है, देखिए डेल जी इक्वल्स टू डेल एच ये है। अब आपके क्या है कि ये मैंने क्या करा, माइनस टी डेल एस है। अब आप देखो कि माइनस जो डेल एस है उसकी जगह ये वैल्यू है, तो मैंने क्या करा, माइनस डेल एस की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये माइनस की जगह जो सामने वैल्यू है वो प्लस में है, तो ये मैंने क्या करा प्लस टी, और फिर जब आप लिखते हो तो आप क्या लिखते हो डेल जी अपॉन डेल टी पी, यही लिखते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आई है वो आपके मैक्सवेल रिलेशन से ही आई है। तो समझ में आ रही है बात आपको? तो आपने क्या करा, ये इक्वेशन याद करी, ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे आई है। उसके बाद आपको हर इक्वेशन से दो रिलेशनशिप निकालने इस फॉर्म में, और ये आपके गिब्स वाला तो आपके गिब्स हेल्महोल्ट्ज में काम भी आ रहा है। तो ये आपको चीज़ों को समझने में भी हेल्प करता है और काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो एक पार्ट तो हो गया ये। अब देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट नेट और गेट का एग्जाम भी देना चाहता है, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आ रही है और कोई नेट क्वालिफाई नहीं है, अगर वो नेट की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अभी जो मैंने आपको 4 इक्वेशन बनाई वो आपको आनी चाहिए, और हर इक्वेशन से आप 2 इक्वेशन बना सकते हो। उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने रिलेशन बताया कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या आ गया, डेल ई बाय डेल एस वी इक्वल्स टू टी। तो टेम्परेचर की जो इक्वेशन है वो आपकी 2-3 जगह आएगी, तो वहां पर वो आप क्या कर सकते हो, उन इक्वेशन को कंपेयर भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बराबर इधर भी आ जाएगा और टेम्परेचर बराबर इधर भी आ जाएगा, तो इनको भी आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। हालांकि पूछा नहीं गया, मैंने आपको हिंट दे दिया। अब जो दूसरी इक्वेशन की फॉर्म है वहां पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा हम लिखने का तरीका देख लेते कैसे। यहाँ पर ये जो इक्वेशन बना रहा है वो कैसे बना रहा है कि देखिए टी है, इसको मैंने लिख दिया ऊपर, तो ये हो गया डेल टी, और इसके साथ जो ds है उसको छोड़ के मैंने क्या करा, ये ले लिया, तो ये हो गया डेल वी, तो ये हो गया डेल टी बाय डेल वी, और t के साथ जो था उसको मैंने कांस्टेंट लिख दिया s इक्वल टू, तो मैंने क्या करा, t के साथ में नीचे लिख दिया v, और अब मैं इसको उल्टा करूंगा, s को लिख दूंगा p के नीचे, तो ये हो जाएगा डेल p अपॉन डेल s। अब यहाँ पर इसके साथ तो मैंने s कांस्टेंट लिखा, इसके साथ मैं v कांस्टेंट लिख दूंगा, और साइन जो है जैसे साइन है वैसे के वैसे लिख दूंगा। ये प्लस में है तो प्लस में, ये माइनस है तो माइनस में, ये मेरे पास रिलेशन हो गया। तो देखिए ये आपको सिंपल सा क्या करना है, इसके नीचे ये आ गया और इसके नीचे ये आ गया, और जिसका जो साइन था वैसे का वैसा छोड़ दिया। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा ऐसे आप याद कर सकते हो। दूसरा इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, टी है तो डेल टी अपॉन इसके नीचे आ गया पी, तो ये हो गया डेल टी अपॉन डेल पी, कॉन्स्टेंट क्या है एस, इक्वल टू यहाँ पर क्या है v के नीचे क्या आ जाएगा s, तो ये हो जाएगा डेल v अपॉन डेल s, और क्या कांस्टेंट है p। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों प्लस में आ गए। तीसरा है आपके माइनस और माइनस, तो देखिए दोनों साइड माइनस लिख सकते हो, या दोनों साइड माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, इधर भी माइनस लिखूंगा, इधर भी माइनस लिखूंगा, तो कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल s, या मैं एक बार लिख देता हूँ, डेल s अपॉन डेल v, डेल s अपॉन डेल v, कॉन्स्टेंट क्या है टेम्परेचर, और ये हो जाएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल टी, ये हो गया माइनस डेल पी अपॉन डेल टी, कॉन्स्टेंट क्या है वॉल्यूम। तो ये आपके आ गया। अब माइनस माइनस दोनों साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फोर्थ इक्वेशन जो बनेगी वो लिख देता हूँ इसके नीचे, देखिए s के नीचे क्या आ जाएगा, p, तो ये हो जाएगा डेल s, इसको आप माइनस लगा दो, डेल s अपॉन डेल p, डेल s अपॉन डेल p टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, और यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम है ऊपर डेल वी, ऊपर क्या है वॉल्यूम, डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी, ये आपके आ गया। कांस्टेंट क्या है, प्रेशर। अब आप चाहो तो माइनस यहाँ लगा सकते हो, चाहो तो माइनस यहाँ लगा सकते हो। इसी इक्वेशन को आप इधर प्लस लगा के उधर माइनस लगा के लिख सकते हो। तो ये आपने 4 इक्वेशन बना ली। तो कहने का मतलब क्या है कि 4 हमने पढ़ी गिब्स हेल्महोल्ट्ज की मेन इक्वेशन, उससे हमने पहले जो पैटर्न था उसमें हर इक्वेशन से 2-2 इक्वेशन बनाई, और इसमें हमने क्या करा, हर इक्वेशन से 1-1 बनाई। उसके अलावा मैंने आपको ये भी कह दिया कि जो आपने पहले बनाई उसमें टेम्परेचर के लिए कौन सी इक्वेशन थी,
तो 2 इक्वेशन आ जाएगी, उसको आप कंपेयर भी कर सकते हो। हालांकि इतना ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। ये भी मैंने क्या है कि 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैसे तो कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन पहले जब आरएएस का एग्जाम होता था तो वहाँ पर भी पूछा जा चुका है। तो मैं एक रिस्क नहीं लेना चाहता कि अगर क्वेश्चन आए और आप इसको छोड़ दो। तो मैंने शीट में भी क्वेश्चन दिए हैं। अब क्योंकि शीट में मैं क्वेश्चन देता और आपको मैंने पढ़ाया नहीं है तो आप पूछते, तो अब ये है कि एक एक के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटर ये है कि मैंने आपको पहले ही सॉल्व करा दिया। इस बात का आप ध्यान रखना कि जो मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो आप बिल्कुल देखिए। अगर आप सोचेंगे कि नोट्स मिल गए सारा हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बाद में आप मुझसे अलग अलग पूछोगे, एक एक क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पर जब मैं आपको सबको एक साथ बता रहा हूँ तो आपको यहीं पर आपको देखना है। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम बच जाए तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रिलेशनशिप डेल टी अपॉन डेल वी एस इज इक्वल टू। अब आप देखो इस रिलेशन में डेल टी अपॉन डेल वी एस दिख रहा है क्या आपको? ये दिख रहा है, पहले वाले में दिख रहा है डेल टी अपॉन डेल वी एस इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस वी। तो देखो माइनस डेल पी अपॉन डेल एस वी दिख रहा है क्या? ये दिख रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इस टाइप के क्वेश्चन नेट गेट में कई बार पूछे जा चुके हैं, आरपीएससी कम पूछती है। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर का है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए आरपीएससी ने लेवल बढ़ा दिया है, तो आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। देखिए आपने ये देखा होगा कई बार क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या है, रिएक्शन फिजिबल कब होगी। तो वहाँ पर मैक्सिमम केस में आपने आंसर लिखा है जी, गिब्स फ्री एनर्जी जो है स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया होगी। वहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि कंडीशन पर डिपेंड करता है कि स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या होगा। अब यहाँ पर ये भी आप देखेंगे गिब्स जो इक्वेशन है, जो सॉरी मैक्सवेल जो रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो ये वाला रिलेशन है डी जी, उसमें आ रहा है dt और dp। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिब्स फ्री एनर्जी वो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया कब होती है? जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है। समझ आ रही बात? तो अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का क्या होगा? गिब्स फ्री एनर्जी। लेकिन अगर बाकी चीजें वो चेंज कर दे, कांस्टेंट चेंज कर दे, तो वहां पर क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वो कहे कि टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्राइटेरिया हो जाएगा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अगर वो कहे एंट्रोपी और प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्राइटेरिया हो जाएगा एंथैल्पी। अगर वो कहे एंट्रोपी और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्राइटेरिया हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। हालांकि आरपीएससी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकती है, क्योंकि आरपीएससी क्या है, क्योंकि देखिए पहले जो क्वेश्चन पेपर बनाते थे वो जो पुराने टीचर्स होते थे, जो ओल्ड टीचर होते थे, जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो बनाते थे। तो वो क्या होता था, आरपीएससी के राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के आसपास ही चलते थे। लेकिन जो नए जने जो पेपर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास पेपर आ जाए, तो वो क्या करते हैं, नेट गेट का थोड़ा सा जो ईजी पार्ट है, जो आसानी से कर सकते हैं, वो पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन ही आता है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, तो आंसर होगा जी। लेकिन अगर वो कंडीशन चेंज कर दे, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कर दे तो ए हो जाएगा, एंट्रोपी प्रेशर कर दे तो एच हो जाएगा, एंट्रोपी और वॉल्यूम कर दे तो ई हो जाएगा। और अगर एंट्रोपी की बात करें क्राइटेरिया, तो एंट्रोपी क्राइटेरिया कब होती है, जब ई और वी कांस्टेंट होता है। हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन आप अगर सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आप कमर कस लीजिए, हमको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल तैयारी के साथ जाना है। तो अगर आप तैयारी करेंगे, देखिए तैयारी का फायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद आपके कॉलेज लेक्चरशिप का वैकेंसी आने वाली है, तो अगर आप अभी अच्छी तैयारी करेंगे तो वो तैयारी आपके उसमें काम आ जाएगी, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो डेल एच एंड डेल ई आर रिलेटेड एज। अब ये कह रहा है कि एक रिएक्शन दे रखी है, उसमें डेल एच और डेल ई में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं डेल एच और डेल ई का फॉर्मूला देखूं, तो मैंने आपको याद हो तो मैंने बताया था रिएक्शन के लिए डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी, और डेल एन जी जो था वो था नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं रिएक्शन देखता हूँ, C10H8S दे रखा है सॉलिड प्लस 12 ऑक्सीजन दे रखा है, और गिव्स क्या है 10 CO2 गैस और 4 H2 लिक्विड। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है डेल एच इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी, ये जो डेल एन जी है ये नंबर ऑफ गैसेज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेज मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ गैसेज मोल्स कितने हैं 10, और रिएक्टेंट की साइड गैसेज मोल्स कितने हैं 12। तो ये आपके आ गया -2। तो जब आप इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल एच इक्वल टू डेल ई, और ये आ गया -2, तो ये हो गया -2 RT, ये हो गया -2 RT, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि मैंने डेल ई में से कुछ वैल्यू घटाई, उसके बाद H आया। जैसे मान लीजिए कि डेल ई की वैल्यू 10 है, उसमें से मैंने 2 माइनस कर दिया तो क्या आया 8। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल ई की वैल्यू 10 थी और डेल एच की वैल्यू 8 है, तो बड़ी कौन सी है डेल ई की वैल्यू। समझ में आ रही बात। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, डेल एच और डेल ई बराबर है, बिल्कुल गलत है। डेल एच बड़ा है डेल ई से, बिल्कुल गलत है। उसके बाद डेल एच जो है वो 2 डेल ई के बराबर है, ये भी गलत है। ये जो दे रखा है डेल ई डेल एच से बड़ा है, तो यहाँ पर हमने देखा डेल ई की वैल्यू 10 मानी अगर मैंने, तो डेल एच की 8 आ रही है, इसका मतलब ये सही है, डेल ई इज ग्रेटर देन डेल एच। ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया आपको कि अगर माइनस में वैल्यू आती है तो डेल एच छोटा हो जाएगा, प्लस में आती है तो डेल एच बड़ा हो जाता। तो ये आपके अच्छा कंसेप्ट है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्योंकि इजी फॉर्मूला है तो आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, और नेट गेट में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस फॉर्मूले पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि पुराने क्वेश्चन पेपर देखने का फायदा ये होता है क्योंकि कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो थ्योरी में हम कभी पढ़ नहीं सकते, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन के थ्रू हमें याद हो जाती है ऑटोमेटिक। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का फॉर्मूला था, उसमें ये था फॉर्मूला दे रखा है, उसके बाद पूछा था कि ये कौन सी इक्वेशन का फॉर्मूला है, तो उसमें ऑप्शन था किरचॉफ इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। वहां पर मैंने आपसे कहा था कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। अब देखिए ये आपके थर्मोडायनेमिक्स में भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हो या सॉल्यूशन वाले चैप्टर से भी कोरिलेट कर सकते हो। मेन चीज ये है कि आपको ये याद होना चाहिए, और इसमें भी जो इक्वेशन की फॉर्म है वो कई बार थोड़ी वेरी कर जाती है। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है थ्योरी में, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर ये है डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 1 अपॉन टी v2 माइनस v1। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्म मैंने आपको बता दी, और डिफरेंट फॉर्म क्या क्या हो सकती है ये आप खुद जो है अपना सेल्फ तरीके से कोई बुक हो तो वहां ढूंढिए या गूगल पे सर्च करिए। एक फॉर्म तो ये होगी, दूसरी क्योंकि कई बार क्या होता है हर बार सेम फॉर्म में नहीं आता, जैसे आपके थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला चेंज हो गया, थोड़ा सा वेरी कर गया, वैसे ये भी वेरी कर सकता है। तो जो सबसे कॉमन फॉर्मूला है वो ये वाला है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो मैंने आपको यहाँ करा दिया, क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे या थ्योरी पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में न जाने कितनी बार रिपीट हो जाते हैं, और कई बार हम थ्योरी पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन हमें कभी देखने को मिलते नहीं है, या नॉर्मली हमें पता नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है अगर हमने प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे। जैसे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन नहीं पढ़ते, या सॉल्यूशन में भी आती है तो नॉर्मली हम नहीं पढ़ते क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं होती है, लेकिन एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ इसको ऐड कर लिया है, क्योंकि देखिए सिलेबस में क्या दे रखा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए क्या दे रखा है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये आप याद कर लेना, 1/2 kT क्या होती है, 1/2 kT। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3। तो मोनो एटॉमिक गैस की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ मोनो एटॉमिक, यहाँ लिख देता हूँ कि मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओवरऑल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, तो 3/2 kT होती है, लेकिन अगर मैं ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कह रहा हूँ तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 3/2 kT को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1/2 kT आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अब यहाँ पर इसने कुछ नहीं दे रखा kT के फॉर्म में, मतलब ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, एक मॉलिक्यूल की। अगर ये 1 मोल लिख देगा तो K की जगह R आ जाएगा, क्या आ जाएगा, R। अब यही क्वेश्चन ये कहता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ये 1 मोल की कंडीशन दे देता तो वहां पर क्या हो जाता है, 1/2 RT। समझ में आ रही है बात। तो K जो होता है ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और K में और R में रिलेशन क्या होता है, K = R/NA। NA या सिंपल N भी कह सकते हैं, अवागाद्रो संख्या, अवागाद्रो नंबर होता है। तो जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है वो होता है गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अवागाद्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूल के लिए पूछ रहा है तो 1/2 kT, और 1 मोल के लिए पूछ रहा है तो 3/2 kT, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसने Kp दे रखा है, हम सिंपल K भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K या Kp कह दो आप, और डेल G नॉट में क्या रिलेशन है। अगर आपने मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो ध्यान से देखी हो तो जब मैंने आपको नर्स्ट इक्वेशन वहाँ पढ़ाई थी, वहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला साइड में बताया था, और कई बार कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसमें न्यूमेरिकल आ जाता है, तो वहाँ पर भी हमने देखा था, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी आ रहा है, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था नर्स्ट इक्वेशन में।
माइनस डेल जी नॉट इक्वल्स टू आर टी एल एन के, ये रिलेशन होता है। अब इसको आप डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे भी चाहें। अब जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, या के पी भी आप कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अलग अलग फॉर्म है। इसके बाद अब क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज। अब ये पूछा कौन सा फॉर्मूला सही है, तो अभी तो मैंने 2-3 ही फॉर्म लिखी है, मैं ऑप्शन चेक करता हूँ उसके हिसाब से मैं और इक्वेशन बना लूंगा। ये कह रहा है के पी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन डेल जी नॉट। अब आप ये देखिए कि अगर मैं के पी की बात करूँ तो एल एन जो है वो के साथ आ रहा है, एल एन जो है किसके साथ आ रहा है, के साथ आ रहा है, डेल जी के साथ एल एन नहीं आ रहा, तो ये आपके जो है गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद है के पी इक्वल्स टू डेल जी नॉट अपॉन आर टी। अब यहाँ पर जो के, इसको पी लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन में पी लिखा हुआ है तो ये मैंने लिख दिया। अब ये कह रहा है सिंपल के पी इक्वल्स टू डेल जी नॉट अपॉन आर टी। अब देखिए सिंपल के पी तो है नहीं, जैसे ये एल एन के पी है, तो एल एन के पी इक्वल्स टू डेल जी नॉट अपॉन आर टी, वो भी माइनस में है, तो ये भी गलत हो गया। अब बच गए एक्सपोनेंशियल वाले। अब एक्सपोनेंशियल वाले के लिए हम क्या करते हैं, इसका एंटीलॉग लेते हैं, इसका या इसका किसी का भी कर लो, पहले वाले का एंटीलॉग लेते हैं। तो पहले वाले का जब आप एंटीलॉग लोगे तो देखिए होगा क्या, e की पावर माइनस डेल जी नॉट, या एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले इसको एंटीलॉग लेने से पहले इसको ऐसे लिखता हूँ कि केवल एल एन के पी यहाँ रह जाए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी इक्वल्स टू एल एन के पी। मैंने क्या करा, एंटीलॉग लेने से पहले एल एन के पी एक साइड छोड़ दिया और ये एक साइड लिख दिया। तो अब जब आप इसका एंटीलॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, के पी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, ये आ जाएगा, ठीक है, एंटीलॉग लेने पे। तो के पी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी। अब देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, के पी इक्वल्स टू ई अपॉन आर टी की पावर डेल जी, ये अलग दे रखा है, ई की पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, ये सही है, समझ में आई बात। तो ये आपके ई की पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी इक्वल्स टू के पी। अब आप सोच रहे होंगे एंटीलॉग कैसे लिया, तो अगर आपने मेरी काइनेटिक्स वाली वीडियो देखी हो तो वहाँ पर आर्हीनियस इक्वेशन जब मैंने आपको समझाई थी, तो एक्सपोनेंशियल का जब आप नेचुरल लॉग लेते हैं वो सब मैंने आपको समझाया था। तो अब जैसे मान लीजिए दोनों साइड का मैं नेचुरल लॉग लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ई की पावर माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी इक्वल्स टू एल एन के पी। उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो भी चीज़ पावर में होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो ये हो जाएगा माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी एल एन ई इक्वल्स टू एल एन के पी। और ये एल एन का मतलब होता है बेस ई, तो जो बेस होता है उसी का अगर आप लॉग लेते हो तो वैल्यू 1 आती है। जैसे अगर हम लॉग 10 की वैल्यू 1 लिखते हैं तो वो लॉग का बेस 10 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो ये फाइनली क्या हो गया, माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, और ये हो गया एल एन के पी। उसके बाद आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला था ये डिफरेंट फॉर्म में आरपीएससी ने पूछ रखा है। ये जो फॉर्मूला था ये आरपीएससी ने डिफरेंट, अब देखिए ये कितना टिपिकल करके इसने पूछ लिया, और इसी पर न्यूमेरिकल भी पूछे रखे हैं। जैसे डेल जी नॉट की वैल्यू दे दी, केपी की वैल्यू पूछ ली, केपी की वैल्यू दे दी, डेल जी नॉट की वैल्यू पूछ ली। तो यहाँ पर इस पर काफ़ी क्वेश्चन आ रखे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लिया है। देखिए थ्योरी में तो हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन के वीडियो जो है वो आप हल्के में ना लें, थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार, क्योंकि कई कंसेप्ट ऐसे हैं जो थ्योरी में कवर नहीं हो पाते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप ये साइकोलॉजी मत लेना कि हमने नोट्स ले लिए हैं तो हमारा काम हो गया। थ्योरी वीडियो जब तक आप नहीं देखोगे, क्वेश्चंस के वीडियो नहीं देखोगे, आपको इतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर आपका लेवल अच्छा है, जैसे मान लीजिए कोई नेट क्वालिफाई है, मतलब आपका अच्छा लेवल है, मेंटेन है, तो वहाँ पर आप फिर भी एक बार को सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। लेकिन जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है या जो मतलब ठीक ठाक है, देखिए साइकोलॉजी लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको सीखना है। अगर आपको आता भी है तो आप एक बार ज़रूर देखिए, फिर आप उसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन देखना आपको ज़रूर है। क्योंकि मैं यहाँ पर जो काम के क्वेश्चन है वो सॉल्व कराता हूँ, और हो सकता है कि आपको सॉल्व करना आता हो, लेकिन मैं जैसे सॉल्व करा रहा हूँ वो हो सकता है तरीका अलग हो और आपको ज़्यादा बेहतर लगे तरीका, और मैं आपको ईजी से ईजी तरीके से सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपके गलती भी ना हो और हमारा क्वेश्चन जो है सही भी हो जाए और कम टाइम में सही हो जाए। शुरू में मैं यहाँ पर आपको आराम से कराता हूँ क्योंकि आप नए बच्चे हैं, लेकिन आगे ये कि आप उसको रिपीट करेंगे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।